हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फर्स्ट सेमेस्टर के बिजनेस लॉ। जो आपका सब्जेक्ट है, आज की वीडियो में हम उस सब्जेक्ट के लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर प्लस आंसर को कवर अप करेंगे। ये वीडियो आपकी इस सब्जेक्ट के लिए लास्ट वीडियो होने वाली है आपके इस एग्जाम में। ठीक है, हम लोग ऑलरेडी कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, ठीक है, किन टॉपिक्स पे आपको ध्यान देना है, साथ के साथ जो क्वेश्चन पेपर हैं वो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं कि क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। ये वीडियो आपकी केवल आंसर रिलेटेड होने वाली है। हम लोग आपको आंसर दिखाएंगे क्वेश्चन के साथ साथ, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो इसके लिए हमने आंसर को कहीं और भी प्रोवाइड करा दिया है, जो कि मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा, जहां से आप स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, प्रॉपर आंसर की जो वीडियो है वो ये होने वाली है। आप लोग वीडियो को पॉज करके आंसर को समझ सकते हैं, आंसर को पढ़ सकते हैं। ठीक है, बाकी मैं आपको एक्सप्लेन करता हुआ चलूंगा। बीए बीकॉम प्रोग्राम और बीकॉम ऑनर्स फर्स्ट सेमेस्टर के बिजनेस लॉ जो आपका सब्जेक्ट है उसके लिए ये वीडियो आपकी होने वाली है। ठीक है, काफी स्टूडेंट्स का क्वेश्चन था कि सर आंसर प्रोवाइड करवाइए, सर आंसर प्रोवाइड करवाइए, तो ये लीजिए हम आंसर लेके आ चुके हैं। जो ये वाला क्वेश्चन पेपर है ये मैंने आपको सबसे पहली वीडियो में कवर कराया था। ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन पेपर है, इस क्वेश्चन पेपर के अंदर जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके सारे के सारे आंसर, किस प्रकार से आंसर लिखने हैं, वो सारी चीजें हम ला चुके हैं। साथ के साथ मैं आपको एक चीज और बता दूं, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के नजरिए से जो है इंपॉर्टेंट है, और जो आंसर लिखे गए हैं वो भी उसी हिसाब से लिखे गए हैं। बट आप लोग आंसर में अपने हिसाब से चेंजेस कर सकते हैं, बट जो इंपॉर्टेंट चीज है वो हम आपको इस वीडियो में बता देंगे। ठीक है, प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन प्लस आंसर का जो है कंप्लीट एक्सप्लेनेशन होने वाला है। जो आपका पहला क्वेश्चन बनेगा एग्जाम पेपर के में, वो मिलेगा आपको देखने को, स्टेट विद रीजन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। ठीक है, यहाँ पे एक स्टेटमेंट दे दी जाएगी, जैसे ये 3 स्टेटमेंट है। ठीक है, ये तीनों स्टेटमेंट में आपको पहले तो ट्रू या फॉल्स बताना है। ठीक है, और जब आप ट्रू फॉल्स बताएंगे उसके साथ साथ आपको जो रीजन होता है वो भी आपको यहाँ पे देना होगा, जो कि मैंने आपको क्वेश्चन पेपर में भी एक्सप्लेन किया था। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि हमने यहाँ पे आपको आंसर में पहले तो ट्रू फॉल्स बताया है, उसके बाद उसका रीजन भी दिया है कि हम उसको ट्रू फॉल्स क्यों कहते हैं। ठीक है, कारण क्या है। तो अगर मैं आपको पहला बताऊं तो अवॉइड कॉन्ट्रैक्ट इज वन विच इज वॉइड अब इनेडो। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका स्टेटमेंट। अब ये स्टेटमेंट फॉल्स है, ये फॉल्स क्यों है वो आप यहाँ पे यूं पढ़ सकते हैं। ठीक है, हम लोग इसको कवर अप करते हुए नहीं चलेंगे, ये सारे के सारे आपके जो आंसर हैं किताब में से, जो आपकी सिलेबस की बुक है उसमें से पढ़ के बनाए गए हैं। ठीक है, तो आप लोग इनको एक बार पढ़ के कंफर्म कर सकते हैं, वेरीफाई करिए, उसके बाद आप लोग इनको पढ़ के जाइए और आपके एग्जाम में आपके लिए ये बहुत हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, तो एक कॉन्ट्रैक्ट जो कि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट इज वन विच इज वर्ड अब इनेडो, ये हो जाता है। सेकेंड आपका जो स्टेटमेंट दी गई है वो दी गई है कि पास्ट कंसिडरेशन इज नो कंसिडरेशन अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो ये भी फॉल्स है। ये फॉल्स क्यों है उसके लिए यहाँ पे आपको रीजन दिया गया है। ठीक है, रीजन सिंपल इंग्लिश में लिखा गया है, तो आप लोग इनको इजी लैंग्वेज में पढ़ सकते हैं। यहाँ पे तीसरा आता है एन आ यूनिटरल मिस्टेक कैन नॉट मेक ग्राउंड टू अवॉइड अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ये हो जाती है एक मिस्टेक जो कि ग्राउंड नहीं बन सकती अब कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड करने के लिए, तो वो एक ट्रू है। ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है। ये ट्रू क्यों है उसके बारे में ये बताया गया है, और थोड़ा सा आपके लिए ये बताया गया। यहाँ पे आप वीडियो को पॉज करके इसको इजिली पढ़ सकते हैं। तो ये हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 2 आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, वट लीगल कंसर्न्स अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ माइनर और अनसाउंड माइंड may affect a person's capacity to enter into a contract, explain। ये एक स्टेटमेंट है, क्योंकि स्टेटमेंट हमेशा आपको ये जो डबल कोट्स है इसमें देखने को मिलेगी हर क्वेश्चन में। ठीक है, अगर डबल कोट्स में मतलब वो स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट को आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, माइनर या फिर जो अनसाउंड माइंड होता है उस वो किस प्रकार से मे अफेक्ट पर्सनस कैपेसिटी, अगर कोई माइनर है या फिर कोई अनसाउंड माइंड है, ठीक है, तो वो उस पर्सन की कैपेसिटी को कैसे अफेक्ट करता है किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए या किसी कॉन्ट्रैक्ट में आने के लिए। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे बताना है। तो ये जो क्वेश्चन है, हमने क्वेश्चन का जो आंसर है वो उसकी लेंथ, मतलब नंबरों के अकॉर्डिंग उसकी लेंथ में लिखा है। जैसे कि अगर आपका 12 नंबर का क्वेश्चन है तो 750 वर्ड्स में हमने उसका आंसर लिखा है। अगर 6 नंबर का क्वेश्चन है तो लमसम आपको 500 वर्ड्स के अंतर्गत उसका जो आंसर है वो देखने को मिलेगा। तो कई क्वेश्चन हो सकता है, कई क्वेश्चन के आंसर आपको लेंदी लग सकते हैं, तो आप लोग उनको अपने अकॉर्डिंगली इजिली जो है कम ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो आंसर हो जाता है ये आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पे आंसर दिया गया है। ठीक है, उसके बाद आंसर को हमने यहाँ पे पॉइंट्स में भी डिवाइड किया है कि एलन एनिमी, फिर ठीक है इंसॉल्वेंट पर्सन, फिर कन्विक्ट, कॉर्पोरेशन एंड कंपनीज, फिर पांचवा पॉइंट आ जाता है पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। ठीक है, तो ये जो 5 पॉइंट है ये बताते हैं कि इन पॉइंटों के जरिए आप लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति या वो माइनर है या अनसाउंड माइंड है, ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट में क्यों नहीं आ सकता है, वो उसके अफेक्ट्स को, जो राइट्स हैं उसके किस प्रकार अफेक्ट करता है ये। ठीक है, फिर आखिर में हमने इसको कंक्लूजन भी प्रोवाइड करवाया है। कंक्लूजन लिखना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि थियोरेटिकल क्वेश्चंस में कंक्लूजन एक आप कह सकते हैं इंपॉर्टेंट चीज होता है। ठीक है,
तो ये हो जाता है। उसके बाद अब आपका क्वेश्चन नंबर 1 में आपको और वाले ऑप्शन देखने को मिलते हैं, तो पार्ट सी आ जाता है जिसमें आपको फिर से ट्रू फॉल्स बताना है विद रीजन। तो यहाँ पे साइलेंस कैन नॉट बी प्रिस्क्राइब्ड एज अ मोड ऑफ एक्सेप्टेंस। अगर कोई व्यक्ति चुप रहता है तो हम लोग उसकी एक्सेप्टेंस नहीं मान सकते उसके साइलेंस को, ठीक है। तो ये हो जाता है, इसको आपको बताना है हाँ ये ट्रू है, ठीक है। कैन नॉट बी प्रिस्क्राइब्ड एज अ मोड ऑफ एक्सेप्टेंस, तो ये ट्रू है, ठीक है। तो ये इसके लिए हमने यहाँ पे रीजन जो है वो प्रोवाइड करवाया है। उसके बाद हम आगे जाएंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सेकंड में, अ ल्यूनेटिक कैन नेवर एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। अब कोई ल्यूनेटिक है, ठीक है, तो वो किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता। ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है, ये आपको यहाँ पे दिया गया है उसके साथ, तो ये आप यहाँ पे कर सकते हैं पढ़ के, ठीक है। फिर आ जाता है आपका थर्ड वाला पार्ट जिसमें पूछा गया अ एग्रीमेंट विद एन एलियन एनिमी इज वैलिड, ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है, ये फॉल्स है, और ये फॉल्स क्यों है ये यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। आप लोग इस एक बार इसको जरूर पढ़िएगा, उसके बाद ही आप लोग इनको समझ पाएंगे, ठीक है। हम यहाँ पे आपको एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि काफी ज्यादा लेंथी वीडियो हो जाएगी और साथ के साथ एक्सप्लेनेशन में टाइम लगता है, इसलिए आप इनको अपने वर्डों में पढ़िए और समझिए। साथ के साथ मैं एक चीज और इंपॉर्टेंट बता दूं, अगर आप यहाँ तक वीडियो में आ चुके हैं, कि ये सब के सब आपको केवल इतना ही लिखना है, इससे बहुत ज्यादा आपको एक्सप्लेनेशन नहीं देनी है, ठीक है। आप इतना भी लिखेंगे आपका जो मार्क्स है वो फुल में से फुल आपको मिल जाएंगे। फिर आ जाता है आपका पार्ट मतलब 4, क्वेश्चन नंबर 1 का और में डी वाला जो पार्ट है वो आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे आपको एक स्टेटमेंट रिलेटेड जो डेटा है वो दिया गया है। आपको यहाँ पे क्या करना है, डिस्कस वेदर दीज पर्सन कैन क्लेम एंड प्रमोट रिवॉर्ड्स फ्रॉम द कंपनी। क्या वो व्यक्ति जो पर्सन है इस कंपनी में, ठीक है, वो क्लेम कर सकता है अपने प्रॉमिस्ड रिवॉर्ड को या नहीं कंपनी से, तो ये आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। यहाँ पे हमने उसकी पूरी की पूरी जो इन्फॉर्मेशन है वो दी है कि भाई वो क्यों कर सकता है, कर भी सकता है या नहीं कर सकता, उससे रिलेटेड चीजें आपका यहाँ से चालू होता है। फिर रूल या लीगल प्रिंसिपल्स क्या निकल कर सामने आते हैं, फिर अप्लीकेशन टू द प्रेजेंट केस, जो अभी करंट में केस है, ठीक है, उसकी क्या एप्लीकेशन है उसके बारे में हमने यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन दिया, और आखिर में हमने दिया है कंक्लूजन कि वो कर सकता है या नहीं कर सकता है। क्या निकल के आता है, यस ऑल 50% कैन क्लेम द प्रॉमिस्ड रिवॉर्ड फ्रॉम द कंपनी, अ वैलिड एंड इन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट came into existence between each user and the company upon fulfillment of the prescribed condition. The company is liable to pay 5 lakh to each person who failed to lose weight despite proper use of the tablet एस promised इन दी एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। तो ये हो जाता है कि हाँ भाई हर व्यक्ति अपने 5 लाख का जो क्लेम है वो कर सकता है, और कंपनी को वो क्लेम देना होगा क्योंकि कंपनी ने जो रिवॉर्ड मतलब जो आप कह सकते हैं ना कि भाई रिवॉर्ड देने की बात कही थी, भले ही वो व्यक्ति का वजन कम हो या ना हो, ठीक है, मतलब वो वजन उसका कम नहीं हुआ, डिस्पाइट प्रॉपर यूज ऑफ टैबलेट, जो प्रॉपर यूज ऑफ टैबलेट है उसको अगर उस बात को छोड़ दिया जाए स्टिल आपको 5 लाख तो देने पड़ेंगे। तो ये हो जाता है यहाँ पे आपका क्वेश्चन, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है, अ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट एट ऑल, इट्स ऑब्लिगेशन विच द लॉ क्रिएट। एक्सप्लेन, इस स्टेटमेंट को आपको एक्सप्लेन करना है, तो एक्सप्लेन से रिलेटेड हमने यहाँ पे पॉइंट्स बताए हैं, पहले हमने यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दिया है, फिर मीनिंग एंड नेचर ऑफ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताया है, फिर वाई क्वासी कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट, वो कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं है हमने ये भी बताया है, फिर बेसिक्स ऑफ क्वासी कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस से रिलेटेड बताया, काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उनके अलग अलग काइंड्स होते हैं मतलब टाइप होते हैं, तो वो भी हमने यहाँ पे बताए हैं 4 से 5। आप इनको एक बार ना पढ़ लीजिए, मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोग इनको रट्टा मारिए बिल्कुल याद करके जाइए, नहीं, आप इनको पढ़ लीजिए, वहाँ पे टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, आप लोग इजी उसको बना के लिख पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जो 5 काइंड होते हैं या टॉपिक जो टाइप होते हैं वो हमने यहाँ पे बताए हैं, फिर लीगल नेचर ऑफ पॉसिबल कॉन्ट्रैक्ट ये हमने बताया, और आखिर में हमने दिया है कंक्लूजन, ठीक है। ये आपका जो लीगल नेचर है वो हमने बताया, फिर आखिर में हमने कॉन्ट्रैक्ट जो कंक्लूजन है तो वो प्रोवाइड करा दिया है, ठीक है। ये आपका आ जाता है दूसरे क्वेश्चन का ए पार्ट। बी पार्ट के अगर हम देखेंगे, डिस्कस द नेचर एंड स्कोप ऑफ श्योरिटी लाइबिलिटी अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऑफ 1872, ठीक है। 1872 में वही जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है इंडिया का, उसमें श्योरिटीज लाइबिलिटी अंडर द, तो ये आपको यहाँ पे बताना है, उसके स्कोप क्या है उसका नेचर क्या है आपको ये बताना है। तो पहले आप थोड़ा सा जो इंट्रोडक्शन होता है उसके बारे में देंगे, ठीक है। उसके बाद मीनिंग ऑफ श्योरिटी एंड श्योरिटीज लाइबिलिटी, श्योरिटी की क्या मतलब है और उसके लाइबिलिटी का क्या मतलब है ये बात हो जाती है। फिर नेचर ऑफ श्योरिटीज लाइबिलिटी ये आपने बताया पॉइंटों में, ठीक है। को एग्जिस्ट एक्सटेंसिव लाइबिलिटी, फिर सेकंड में सेकेंडरी बट इमीडिएट लाइबिलिटी, लाइबिलिटी डिपेंड ऑन वैलिडिटी ऑफ प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट एंड लाइबिलिटी इज कंडीशनल। ये हो जाते हैं आपके 4 पॉइंट। उसके बाद स्कोप हमने बताए हैं उसके कि श्योरिटी के लाइबिलिटी के जो स्कोप है वो क्या क्या है, ठीक है। एक्सटेंड डिटरमाइंड बाय कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, आप लोग इजीली वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं क्योंकि मैं आपको जल्दी जल्दी यहाँ पे स्क्रॉल करते हुए आगे बढ़ते हुए चल रहा हूँ, ठीक है, इसीलिए। दूसरे में बताया गया लाइबिलिटी ऑफ प्रिंसिपल डेप्ट एंड इंटरेस्ट, तीसरे में बताया गया है कंटिन्यूइंग गारंटी,
चौथे में बताया गया डिस्चार्ज एंड श्योरिटी। ठीक है, तो ये हो जाते हैं आपके चार, जो हम कह सकते हैं कि स्कोप है उसके, वो इस चार हो जाते हैं। उसके बाद आखिर में आ जाता है आपका कंक्लूजन। तो यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 का ए और बी खत्म हो जाता है। फिर और वाले ऑप्शन में आपको सी और डी देखने को मिलता है। तो व्हाट इज बेलमेंट, स्टेट द राइट एंड ड्यूटीज ऑफ बेलर एंड बेली। ठीक है, बेलमेंट क्या होता है और फिर बेलर और बेली के राइट्स क्या होते हैं ये। ठीक है, तो पहले आप बेलमेंट के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे, क्योंकि बेलमेंट के बारे में पूछा गया है। उसके बाद आप थोड़ा आगे आएंगे और वहाँ पे उसकी एक्सप्लेनेशन वर्जन जो होता है वो देंगे। ठीक है, मीनिंग ऑफ बेलमेंट हमने यहाँ पे बताया है, उससे रिलेटेड चीजें। फिर आप यहाँ पे आ जाएंगे तो राइट एंड ड्यूटीज ऑफ बेलर, बेलर के राइट्स क्या हैं और उसकी ड्यूटीज क्या होती हैं, ये हमने यहाँ पे बताई हैं। ठीक है, पॉइंट बाय पॉइंट बताया। ड्यूटीज बताई हैं पहले हमने, ड्यूटी टू डिस्क्लोज फॉल्ट्स इन गुड्स, जो गुड्स हैं उसमें क्या गलतियां हैं या फॉल्ट्स हैं वो आपको बताना है, उसका काम है। ड्यूटी टू बेयर एक्स्ट्रॉर्डनरी एक्सपेंसेस, ड्यूटी टू indemnify the belly, duty to receive back the good, duty to इंडिमेफाई बेली ऑफ बेलर्स डिफॉल्ट। तो ये हो जाता है। फिर उसके भाई बेलर के राइट्स क्या क्या हैं, ये हमने यहाँ पे आपको बता दिया है, 5 राइट्स हमने बताए हैं। ठीक है, फिर आगे चलेंगे तो आपको बेली के जो बेली होते हैं, ठीक है, उसके क्या ड्यूटीज हैं वो हमने यहाँ पे आपको बताई है। देख तो आप 5 हमने ड्यूटीज बताई हैं, आप ड्यूटीज को इजिली पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ आपको जो बेली के राइट्स होते हैं वो भी हमने यहाँ पे आपको राइट बताया। पहला राइट ये है, और बचे हुए जो 4 राइट्स हैं वो यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, तो ये आपके टोटल 5 राइट्स हो जाते हैं। उसके बाद कंक्लूजन में आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे कंक्लूजन भी प्रोवाइड करवाया गया है। ठीक है, तो ये हो जाता है। पहले क्वेश्चन का डी वाला पार्ट जो है फिर वो ये दिया गया है, यहाँ पे आपको जो आप कह सकते हैं कि डेटा प्रोवाइड कराया गया है। ठीक है, अब उसका आंसर जो है वो आंसर यहाँ से चालू होता है। ठीक है, आप देख सकते हैं मैंने आंसर लिख रखा है। तो यहाँ तक आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, एक्स एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद वाई टू सेल हिम 100 wheat bags and afterward discover that Y was acting as an agent of Z. Advise X as to a person against whom he should bring suit for the price ऑफ दी वीड बैग। ठीक है, तो जो वीड बैग के लिए सूट किसके खिलाफ फाइल करना चाहिए ये आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो वो हमने जितनी भी क्लेरिफिकेशन हो सकती है भाई किसके खिलाफ करना चाहिए वो सारी चीजें हमने यहाँ बताई। कॉन्सेप्ट ऑफ अनडिस्क्लोज्ड प्रिंसिपल के बारे में हमने यहाँ पे बात करी है। राइट ऑफ दी थर्ड पार्टी जो कि एक्स है, ठीक है, तो उसके क्या राइट्स हैं उसके बारे में हमने बात करी है। फिर सूट अगेंस्ट जेड, सूट अगेंस्ट वाई, इलेक्शन बिटवीन एजेंट एंड प्रिंसिपल। ठीक है, तो ये हो जाते हैं। फिर लिमिटेशंस ऑन दी राइट ऑफ एक्स, एक्स के जो लिमिटेशंस है राइट के वो हमने यहाँ पे बात करी है। एप्लीकेशन ऑफ द करंट केस, जो अभी हमारा इस क्वेश्चन में केस दिया गया है उसके बारे में हमने यहाँ पे बात करी है। ठीक है, ऊपर भी हमने बात करी है, पर जो उससे रिलेटेड जो चीजें निकल कर सामने आती है वो आप यहाँ पे बात कर सकते हो और अंत में आप क्लियर दे सकते हो। कंक्लूजन में क्या निकलेगा, एक्स मे सू ईदर वाई द एजेंट और जेड द अनक्लोज अनडिस्क्लोज्ड प्रिंसिपल। ठीक है, फॉर द प्राइस ऑफ 100 वीट बैग्स, कि भाई वो एक्स के मतलब वाई के खिलाफ या फिर जेड के खिलाफ किसी के खिलाफ भी जो सू है वो कर सकते हैं, या फिर हम सूट फाइल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाता है, बस वो उनकी चॉइस पे बेस करता है। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 3 आता है। फिर अब आपको यहाँ पे 3 टॉपिक देंगे, 3 टॉपिक में आपको डिस्टिंग्विश करना है, मतलब इनके बीच में जो अंतर होता है वो यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे आपको अंतर भी बताया है कि भाई कॉयरेशन एंड अनड्यू अंडर अनड्यू इन्फ्लुएंस होता है, तो उससे रिलेटेड हमने यहाँ पे उसकी मीनिंग बताई है। फिर नेचर बताया है। ठीक है, फिर रिलेशनशिप बिटवीन पार्टीज के बारे में बताया। आप लोग क्या कर सकते हैं, सिंपली ये जो 4 टॉपिक्स हैं ना, 4-5 पैराग्राफ के टाइप्स हैं, इनको आप एक ही पैराग्राफ में कंबाइन करके एक फिक्स आंसर बना के लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने पॉइंट बाय पॉइंट बताए हैं कि भाई फिजिकली या फिर अनफॉल, सो उससे रिलेटेड चीजें हैं। तो फिर एग्जाम्पल भी दिया है हमने यहाँ पे कि भाई वो किस प्रकार से उसके जो होता है ना अनड्यू इन्फ्लुएंस में है या फिर पोजीशन में है। ठीक है, तो ये हो जाता है। फिर सेकंड में आता है वेजरिंग अग्रीमेंट एंड कंटीनमेंट कॉन्ट्रैक्ट, तो इसके रिलेटेड हमने यहाँ पे बात करी है। पहले हमने मीनिंग दे दिया कि इसका मतलब क्या होता है, फिर नेचर हमने इंटरेस्ट बताया है। ठीक है, फिर लीगल स्टेटस क्या निकल कर सामने आता है, फिर कंट्रोल ओवर इवेंट, जो इवेंट हुआ है ये जो चीज़ हुई है उसके ऊपर कंट्रोल क्या है, और आखिर में हमने एग्जाम्पल भी प्रोवाइड करवाया है। तीसरा आपका लास्ट आ जाता है कि ऑफर एंड इन्विटेशन टू ऑफर। ठीक है, ऑफर एंड इनविटेशन टू ऑफर, इसका क्या मतलब है, इसमें डिस्टिंग्विश किस प्रकार आप कर सकते हैं, अंतर जो है वो किस प्रकार बता सकते हैं, वो हमने यहाँ पे आपको कंप्लीटली एक्सप्लेन किया है। आप इसको पॉज करिए, पढ़िए सारे के सारे नोट्स को, उसके बाद आप आगे बढ़िए। अब आता है आपका क्वेश्चन बी, एक्सप्लेन वेरियस मोड्स ऑफ स्क्रीनिंग द प्राइस ऑफ गुड्स इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल अंडर द
सेल ऑफ गुड्स एक्ट ऑफ 1930। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। पहले इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन देना इसलिए जरूरी है क्योंकि आप क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। ठीक है, जो चीज या जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे उसके बारे में आपको डिटेल है, इसीलिए आप यहाँ पे जो इंट्रोडक्शन है वो दे रहे हैं। ठीक है, तो आपको इंट्रोडक्शन में आपको दे देना है, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन अपनी तरफ से देना है। ठीक है, ये हो जाता है। फिर आप उसके बाद मोड्स ऑफ उसका ट्रेनिंग ऑफ द प्राइस ऑफ गुड्स। ठीक है, तो ये हो जाता है। फिर यहाँ पे आपको हमने पॉइंट बाय पॉइंट बताया। प्राइस एक्सप्रेसिवली फिक्स्ड इन अ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट में जो है प्राइस वो फिक्स है। ठीक है, प्राइस फिक्स्ड इन फिक्स इन अकॉर्डेंस विद द अग्रीड मैनर टू प्रोवाइड इन द कॉन्ट्रैक्ट, ये हो जाता है। फिर तीसरा आ जाता है प्राइस टू बी फिक्स्ड बाय द कोर्स ऑफ डीलिंग बिटवीन द पार्टीज। फिर प्राइस टू बी फिक्स्ड बाय थर्ड पार्टी और अ वैल्यूअर। ठीक है, प्राइस डिटरमाइंड बाय रीजनेबल प्राइस। ठीक है, ये सारे पॉइंट, और आखिर में आपका कंक्लूजन निकल कर सामने आ जाता है। तो यहाँ पे आप कंक्लूजन भी दे सकते हैं और ऊपर दिए गए जितने टॉपिक्स हैं उनको भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, फिर आपका और वाला ऑप्शन देखने को मिलता है। तो यहाँ पे सी आ जाता है जिसमें 3 टॉपिक देंगे, 3 के ऊपर आपको शॉर्ट नोट लिखना है। शॉर्ट नोट का मतलब संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। ठीक है, यहाँ पे आपका हर एक टॉपिक जो है 4 नंबर का था, 12 नंबर का आपका ये क्वेश्चम हो जाता है। हर टॉपिक जो है वो 4 नंबर का है। तो 4 नंबर के आप अकॉर्डिंग उसके लिए जो आंसर की लेंथ है वो अपने हिसाब से उसे बना सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने इसको लमसम 400 वर्ड्स या हम कहें 350 वर्ड्स में लिखने की कोशिश की है। ठीक है, डॉक्ट्रिन वर्सेस प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, ये हो जाता है आपका टॉपिक। ये टॉपिक दिया गया है, उसके बारे में ये यहाँ पे आपको जो शॉर्ट नोट है वो देखने को मिलता है। फिर आप आगे जाते हैं तो अगला टॉपिक जो देखने को मिलता है, बोर्ड मोड्स ऑफ क्रिएशन ऑफ एजेंसी। जो एजेंसी के क्रिएशन के मोड्स हैं वो क्या क्या है वो आपकी बात करी गई है। ठीक है, तो एजेंसी बाय एक्सप्रेस एग्रीमेंट, एजेंसी बाय लिमिट इम्प्लाइड एग्रीमेंट, एजेंसी बाय नेसेसिटी, एजेंसी बाय एस्टोपेल। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका फिर आखिर में कंक्लूजन। तो ये ऊपर 4 जो मोड्स हैं वो हमने बताए हैं। उसके बाद आ जाता है तीसरा पॉइंट जो कि सूट अपॉन क्वांटम मेरिट। ठीक है, तो ये हो जाता है, उससे रिलेटेड चीज बताएंगे। मीनिंग बताइए। फिर हमने यहाँ पे विच सूट अपॉन क्वांटम मेरिट्स लाइफ, ये लाई किसकी तरफ करता है तो ये आपको यहाँ पे बताएगा। और अंत में दिया गया आपका कंक्लूजन। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका। फिर डी वाला पार्ट आपको देखने को मिलता है जो कि आपका 6 नंबर का है। हु इज अनपेड सेलर अंडर द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। ठीक है, 1930 के सेल ऑफ गुड्स एक्ट जो है उसमें अनपेड सेलर कौन है ये आपको बताना है। उनके राइट्स को कंपेयर करना है। ऑफ लिनन एंड स्टॉपेज इन ट्रांसिट अवेलेबल टू एन अनपेड अनपेड सेलर। ठीक है, तो यहाँ पे उसकी पहले तो अनपेड सेलर की हमने यहाँ पे मीनिंग बताई है क्योंकि क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि अनपेड सेलर है कौन। ठीक है, तो पहले तो हमने उसके बारे में जो मीनिंग होती है हमने वो बताई है। फिर उसके राइट बताए हैं, राइट ऑफ लिन। ठीक है, हमने उसके राइट्स भी यहाँ पे बताए हैं। राइट्स हमने पॉइंट बाय पॉइंट आपको देखने को मिल जाते हैं। फिर राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट। ठीक है, ट्रांजिट में स्टॉपेज के जो राइट्स हैं वो हमने यहाँ पे बताए हैं। फिर हमने यहाँ पे आगे क्या करा, कंपैरिजन कराया, राइट ऑफ लिन एंड स्टॉपेज, राइट ऑफ स्टॉपेज, इसके बारे में हमने यहाँ पे बताया। और आखिर में हमने कंक्लूजन अपना जो है प्रोवाइड करवा दिया है। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे कंप्लीट। अब आपका क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 में ए में आपको देखने को मिलता है, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल that a seller is not obligated to disclose defects in their goods under the Sale of Goods Act 1930। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है। उसके बारे में थोड़ा सा जो इंट्रोडक्शन क्वेश्चन से रिलेटेड बनता है वो हमने इंट्रोडक्शन प्रोवाइड कराया है। ठीक है, फिर मीनिंग एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ प्रिंसिपल, जो उसमें बात करी गई है प्रिंसिपल की, उसके क्या मीनिंग है, उसका क्या एक्सप्लेनेशन है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ठीक है, इजी लैंग्वेज में लिखा गया है। आप लोग इनको एक बार पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस टॉपिक के बारे में बात हो रही है, क्या बात हो रही है, उससे रिलेटेड चीजें। ठीक है, रैशनल बिहाइंड द प्रिंसिपल। ठीक है, ये हो जाता है। फिर एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल अंडर द एक्ट। फिर एक्सेप्शंस ऑफ द प्रिंसिपल, एक्सेप्शंस क्या क्या हैं वो हमने यहाँ पे बताए हैं। 5 एक्सेप्शंस जो है यहाँ पे प्रोवाइड कराए गए हैं कि फिटनेस फॉर द बायर्स पर्पस, सेल ऑफ डिस्क्रिप्शन। ठीक है, मर्चेंटेबल क्वालिटी, यूसेज ऑफ ट्रेड, फ्रॉड एंड मिस रिप्रेजेंटेशन, ये हो जाते हैं। और छठा आपका है अपॉर्चुनिटी ऑफ फॉर इंस्पेक्शन नॉट गिवन, ये हो जाता है। फिर आपका क्रिटिकली इवेलुएट किया गया है। भाई क्रिटिकली हमने कह सकते हैं कि इसको इवेलुएट किया है जो बताया गया क्वेश्चन में। उसके बाद आपका कंक्लूजन यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कंक्लूजन आता है। क्वेश्चन नंबर 4 के बी में आता है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन कंपनी एंड लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। ठीक है, एलएलपी के बीच में और कंपनी के बीच में जो चीजें हैं उनके बारे में आपको जो अंतर है वो आपको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखने को मिलता है। फिर पहले पॉइंट में है
गवर्निंग लॉ एंड लीगल नेचर, इनके बारे में क्या लॉ है और क्या लीगल नेचर है, ये हमने बात करी है। फिर फॉर्मेशन एंड रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड हमने बात करी है। फिर मैनेजमेंट एंड कंट्रोल से रिलेटेड हमने बात करी है। फिर लाइबिलिटी ऑफ मेंबर एंड पार्टनर्स के बारे में हमने बात करी है। और कंप्लायंस एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है, ये हमने बात करी है। 5 हो जाते हैं। ठीक है, फिर आपका आता है छठा, ट्रांसफरेबिलिटी एंड परपेचुअल सक्सेशन, ये हो जाता है। और आखिर में आपका आता है कंक्लूजन। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो जाती हैं। सी वाले पार्ट में आपको स्टेटमेंट दी गई है, उस स्टेटमेंट से रिलेटेड यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया। स्टेटमेंट क्या है? एक्सप्लेन द लीगल मैक्सिमम नोमो डॉट डाट कोड नॉन हैबिट। ठीक है, नो वन कैन ट्रांसफर अ बेटर टाइटल देन यू, दे पोजेस या फिर यू पोजेस। ठीक है, एज पर सेल्स गुड, ये आप एक स्टेटमेंट है। तो डिस्कस द एक्सेप्शंस ऑफ दिस रूल एंड प्रोवाइड अंडर एक्ट एज प्रोवाइड अंडर एक्ट दी एक्ट। तो ये आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, यहाँ पे उससे रिलेटेड स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट से रिलेटेड जो आप इंट्रोडक्शन बनता है वो हमने प्रोवाइड करवाया है। ठीक है, फिर मीनिंग दी है, मीनिंग इस रूल की क्या मीनिंग है हमने ये बताई है। फिर रैशनल बिहाइंड द रूल, इस रूल के पीछे क्या रेशनल्स निकल के सामने आते हैं वो। फिर एक्सेप्शंस ऑफ द रूल। ठीक है, एक्सेप्शंस क्या क्या है वो यहाँ पे बताए गए हैं। पहला है कि सेल बाय मर्केंटाइल एजेंट। ठीक है, फिर सेल बाय वन ऑफ द जॉइंट ओनर, सेल बाय द पर्सन इन पोजीशन अंडर द voidable contract, sale by the seller in a position after sale, sale by the buyer in position before ownership passes, sale by unpaid seller, और लास्ट है आपका सेल अंडर द प्रोविजन ऑफ अदर लॉ। तो ये हो जाता है आपके 7 जो पॉइंट है वो हमने यहाँ पे आपको बताया है। फिर आपको कंक्लूजन भी यहाँ पे प्रोवाइड करवाया है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे कंक्लूजन हो जाता है। फिर डी वाला पार्ट आ जाता है, एक्सप्लेन द प्रोसीजर ऑफ द रजिस्ट्रेशन ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, मतलब एलएलपी अंडर द लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। तो क्या प्रोसीजर है रजिस्ट्रेशन का, ठीक है, वो आपको यहाँ पे बताना है। तो उससे रिलेटेड जो हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है वो प्रोवाइड करवा दिया है। उसके बाद हम यहाँ पे प्रोसीजर से रिलेटेड अगर हम बात करें, ठीक है, द प्रोसीजर ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ एन एलएलपी टू बी एक्सप्लेन्ड अंडर द फॉलोइंग स्टेट। यहाँ पे स्टेप्स दिए गए हैं, वो स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। इन स्टेप्स के बारे में आपको बताना है। सिलेक्शन एंड रिजर्वेशन दी नेम, फिर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पार्टनर एंड डेजिग्नेटेड पार्टनर, फिर प्रिपरेशन ऑफ इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस, ठीक है, रजिस्ट्रेशन एंड इशू ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ठीक है, फिर एग्जीक्यूशन ऑफ एलएलपी एग्रीमेंट, और आखिर में आता है आपका कॉन्क्लूजन। ठीक है, तो ये हो जाता है आपके यहाँ पे खत्म। क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट क्वेश्चन आता है इस क्वेश्चन पेपर का, जिसमें ए में पूछा गया डिफाइन द टर्म। यहाँ पे एक टर्म दी गई है जिसका जो टर्म है वो है डेजिग्नेटेड पार्टनर। ठीक है, एक्सप्लेन द वेरियस प्रोविजंस इन द रिस्पेक्ट ऑफ डेजिग्नेटेड पार्टनर्स अंडर द लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। ठीक है, तो आपको पहले तो इसको एक्सप्लेन करना है डेजिग्नेटेड पार्टनर का क्या मतलब होता है, और फिर उसके अंदर जो आप कह सकते हैं ना कि अलग अलग एक्सप्लेन वेरियस प्रोविजंस, जो प्रोविजंस हैं अलग अलग प्रोविजंस हैं, ठीक है, वो भी आपको इनके बारे में यहाँ पे बताने हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया गया है। ठीक है, उसके बाद मीनिंग ऑफ डेजिग्नेटेड पार्टनर, उसका क्या मतलब होता है वो हमने यहाँ पे प्रोवाइड कराया है। फिर प्रोविजंस पे अगर हम आए, प्रोविजंस रिलेटिंग टू डेजिग्नेटेड पार्टनर्स अंडर द एलएलपी एक्ट 2008, तो उससे रिलेटेड क्या क्या प्रोविजंस हैं वो यहाँ पे बात करिए। मैक्सिमम नंबर ऑफ डेजिग्नेटेड पार्टनर, ठीक है, हु कैन बी डेजिग्नेटेड पार्टनर, कंसर्ट एंड डेजिग्नेटेड पार्टनर, डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर डीपीआईएन, जो होता है अपॉइंटमेंट ऑफ डेजिग्नेटेड पार्टनर। फिर आता है ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, लाइबिलिटी ऑफ डेजिग्नेटेड पार्टनर, और आठवां आता है चेंज इन डेजिग्नेटेड पार्टनर, पेनल्टी फॉर डिफॉल्ट। ठीक है, ये हो जाता है आपके 9 पॉइंट। उसके बाद आता है आपका कंक्लूजन। ये जो 9 पॉइंट है ये सारे के सारे हमने आपको बताए। ये सारे सारे पॉइंट आप इजीली पढ़ सकते हैं। ठीक है, इन पॉइंट को पढ़ना आपके लिए जरूरी है क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रोविजंस हैं ये सारे के सारे, आप इनको पढ़ के जाइए। एलएलपी से रिलेटेड अगर प्रोविजन में क्वेश्चन आता है तो आप लोग इसको बना के लिख पाएंगे। फिर आपका बी वाला पार्ट आ जाता है। बी वाले में अ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इन conclusive proof that all the legal requirement have been complied with। ठीक है, तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट दी गई है कि कोई सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इज कंक्लूसिव प्रूफ, वो एक प्रूफ है दैट ऑल द लीगल रिक्वायरमेंट, कि जितने भी लीगल रिक्वायरमेंट होती है वो सारी की सारी कंप्लाई हो चुकी हैं, मतलब पास हो चुकी है। इस स्टेटमेंट को आपको जो है एक्सप्लेन करना है। 6 नंबर का आपका ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन प्रोवाइड करवा दिया उस सर्टिफिकेट से रिलेटेड। उसके बाद हमने यहाँ पे आंसर रिलेटेड चीजें प्रोवाइड करवाई है, तो पैराग्राफ बाय पैराग्राफ। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाता है, यहाँ पे आ जाता है पहला वाला पॉइंट, यहाँ पे आ जाता है सेकंड वाला पॉइंट। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग ये जो
पैराग्राफ है, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, अदरवाइज आप लोग डायरेक्ट एक ही पैराग्राफ में आप बना के लिख सकते हैं। फिर सेकेंडरी जो पॉइंट आता है वो ये हो जाता है आपका, फिर थर्डली जो पॉइंट आता है वो ये हो जाता है। ठीक है, आखिर में आपका कंक्लूजन निकल के सामने आता है। तो ये सारी चीज़ें और वाला ऑप्शन देखने को मिलता है, और वाले में आपका सी वाला पार्ट आता है पहले। ठीक है, एक्सप्लेन द प्रोसीजर एंड इफेक्ट्स ऑफ कन्वर्जन ऑफ पार्टनरशिप इनटू एलएलपी अंडर द एलएलपी एक्ट 2008। 12 नंबर का आपका ये क्वेश्चन है कि भाई क्या प्रोसीजर है और क्या इफेक्ट्स पड़ते हैं, ठीक है, जब कोई पार्टनरशिप का काम एलएलपी में तब्दील होता है, चेंज होता है तो। ठीक है, तो उससे रिलेटेड हमें चीज़ें बताइए। यहाँ पे आपको जो इंट्रोडक्शन है वो देखने को मिल जाएगा। उसके बाद प्रोसीजर ऑफ कन्वर्जन ऑफ अ पार्टनरशिप इनटू एलएलपी, उसका क्या प्रोसीजर है, पहले में आप बताएंगे एलिजिबिलिटी ऑफ कन्वर्जन, ठीक है, कन्वर्जन की एलिजिबिलिटी। फिर कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर, जितने पार्टनर है उनकी कंसेंट, एप्लीकेशन ऑफ कन्वर्जन, उसके कन्वर्जन करने के लिए एप्लीकेशन। चौथे में आता है फिलिंग ऑफ इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट। पांचवें में आता है एलएलपी एग्रीमेंट। छठे में आता है सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, ठीक है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन। और सातवें में आपका आता है इंटीमेशन ऑफ रजिस्टर ऑफ अ फॉर्म। तो ये हो जाता है आपके 7 पॉइंट जो कि प्रोसीजर के अंतर्गत फॉलो किए जाते हैं। उसके बाद अगर हम अफेक्ट की बात करें कि भाई अफेक्ट ऑफ कन्वर्जन ऑफ द पार्टनरशिप इनटू एलएलपी, ठीक है, एलएलपी क्या अफेक्ट पड़ते हैं तो उससे रिलेटेड, तो भाई ट्रांसफर एंड वेस्टिंग द प्रॉपर्टी, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, ठीक है, फिर आ जाता है continuations of legal proceedings, contract and agreement, liabilities of partners, employment and appointment, ठीक है, यूज ऑफ नेम ऑफ टैक्स एंड स्टैट्यूटरी इम्प्लीकेशंस। तो ये हो जाता है आपका जो उससे रिलेटेड सारे के सारे जो इफेक्ट्स हैं, क्या इफेक्ट पड़ते हैं वो। फिर आपका आ जाता है कंक्लूजन। फिर आपका आता है बी वाला पार्ट, वट सॉरी डी वाला पार्ट, what are the various provisions regarding the extent of liability of partner in a liability limited liability partnership अंडर द एलएलपी एक्ट 2008। तो ये आपको यहाँ पे बता रहा है, ठीक है, उससे रिलेटेड जो पॉइंट है वो हमने यहाँ पे बताया है। पहला पॉइंट आपका ये हो जाता है, ठीक है, दूसरा पॉइंट लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स हो जाता है, तीसरा आ जाता है लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ एक्ट ऑफ अदर पार्टनर्स हो जाता है, चौथे में आता है लाइबिलिटी ऑफ देयर ओन रॉन्गफुल एक्ट, पांचवें में लाइबिलिटी ऑफ एलएलपी फॉर एन एक्ट ऑफ पार्टनर, छठे में आता है अल्टीमेट लाइबिलिटी इन केस ऑफ फ्रॉड, सातवें ऑब्लिगेशन ऑफ इंटीमेफाई दी एलएलपी, और आखिर में आपका आता है कंक्लूजन। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो कंप्लीट क्वेश्चन पेपर है विद आंसर हमने यहाँ पे कंप्लीट करा। हम लोग वीडियो को ज़्यादा लंबी खींच नहीं सकते थे, इसीलिए हमने आपको जो क्वेश्चन के आंसर है वो पढ़ पढ़ कर एक एक आंसर समझाया नहीं है। आप लोग इजीली इन आंसर को कवर अप कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग इन आंसर को वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं इजीली। ये जो पीडीएफ है ये आपको हमारे ऐप पर भी जल्दी ही प्रोवाइड करवा दी जाएगी। ठीक है, तो आप लोग हमारे ऐप के थ्रू भी पढ़ सकते हैं, अदरवाइज आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पर आप सिंपली क्लिक करिए, लिंक से जाएंगे आप लोग हमारे ब्लॉगर की साइट पर। ब्लॉगर की साइट पर आपको ये पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, ब्लॉगर की साइट पर आपको ये पढ़ने को मिलेगा, वहाँ से आप इसको पढ़ सकते हैं, अदरवाइज आप लोग इस वीडियो को पॉज कर करके ईजिली पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे आपका जो सब्जेक्ट है वो खत्म हो जाता है। बिजनेस लॉ की लास्ट वीडियो थी आपकी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और साथ के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक से आप लोग हमारे साथ टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आपकी कोई भी डाउट होगा हम लोग उसे प्रोवाइड करवाएंगे, आपकी हेल्प करेंगे। मिलता है अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस।